नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल से लौटे ही थे कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस पर रॉकेट दाग दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के लौटने के बाद सीरिया स्थित अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। इराक में भी अमेरिका सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यहाँ सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल बताए जा रहे हैं। इराक में 24 घंटे के भीतर सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। पश्चिमी और उत्तरी इराक में सैन्य कैंप पर हुए इस हमले में सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल हुए हैं। हालांकि किसी हताहत की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित समूहों ने यूएस के सैन्य बेस को निशाना बनाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हालांकि 3 ड्रोन हमले की बात कही है। इराक के पश्चिम और कुर्दिस्तान क्षेत्र में अल हरीर एयरबेस पर हमला किया गया है। इराक में ईरान समर्थित समूहों ने इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन को लेकर वहां उसकी सुविधाओं पर हमले करने की धमकी दी थी। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बाद में एक बयान जारी कर 2 हमलों की जानकारी दी है और कहा कि यह अमेरिकी कब्जे के खिलाफ और अधिक अभियानों की शुरुआत है। यह हमला इजराइल हमास युद्ध का ही नतीजा है, जहां अमेरिका उसे हथियारों और सभी तरह से मदद कर रहा है। 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान में इजराइल की उत्तरी सीमा के पार शक्तिशाली हमास सहयोगी हिजबुल्लाह ने दुनिया का ध्यान खींचा है, जिसने इजरायली सेना पर हमले भी किए हैं। बीते दिनों इजराइल सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच एयर अटैक देखे गए हैं। मंगलवार की रात गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। समूह ने एक और बयान जारी किया जिसमें उसने इस तबाही के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया है और इराक में अमेरिका की मौजूदगी की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेरठ RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें शेयर की और पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 किलोमीटर की दूरी में कस्बों और शहरों को जोड़ने के लिए RRTS की एक और अवधारणा की शुरुआत कर रहे हैं। यह अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर यह भी लिखा कि दुनिया ने शायद ही कभी एक ऐसा नेता देखा हो जो गरीबों और आम आदमी के लिए अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाने पर इतना महत्व देता हो। उन्होंने लिखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने BRTS की शुरुआत की थी। वह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे शहरी परिवहन को सफल बनाने और आम आदमी के लिए जीवन को आसान बनाने की योजना बनाई जानी चाहिए। दिल्ली मेरठ RRTS देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर यानी कल इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद RRTS कॉरिडोर का साहिबाबाद दुहाई डिपो खंड 21 अक्टूबर से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। इसके लिए एक स्मार्ट रैपिडेक्स कार्ड जारी करके भी दिया जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच गांव 5 स्टेशन हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा घोषित किराया दरों के अनुसार यात्रियों को साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक स्टैंडर्ड क्लास के लिए 20 रुपए से 50 रुपए के बीच भुगतान करना होगा। रैपिडेक्स ट्रेनों में प्रीमियम क्लास के लिए किराया 100 रुपए होगा। हालांकि 90 सेमी से कम ऊंचाई वाले बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक दूरी के आधार पर प्रीमियर श्रेणी के टिकटों की कीमत 40 रुपए से 100 रुपए के बीच रखी गई। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के सभी 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है। आधिकारिक बयान के मुताबिक ये कौशल विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे, जहां एक केंद्र पर कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में करीब 100 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत उद्योग सूचीबद्ध भागीदारों और एजेंसियों के जरिए दिया जाएगा। ये एजेंसियां इस क्षेत्र को ज्यादा सक्षम और कुशल मानव कौशल सृजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने में मदद करेंगी। इन केंद्रों को लेकर महाराष्ट्र के कौशल रोजगार उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का कहना है कि महाराष्ट्र के 28,000 ग्राम पंचायतों में एक भी कौशल विकास केंद्र नहीं था। ऐसे में सरकार ने पंचायतों में इन केंद्रों को शुरू करने का फैसला किया है। मंत्री के मुताबिक इन केंद्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले युवाओं को नौकरी के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार मिल सकेगा।
आपको बता दें कि दिवंगत प्रमोद महाजन बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1949 को महबूबनगर में हुआ था। महाराष्ट्र से लेकर केंद्र में भी उनका खासा वर्चस्व था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए थे। साल 2006 में उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी बेटी पूनम महाजन बीजेपी नेता हैं। पूनम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से सांसद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बुधवार को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। वह दास गणेशी लाल की जगह लेंगे। इसके साथ ही इंद्रसेना रेड्डी नल्लू की त्रिपुरा को नया राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बता दें कि रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी के आला नेता हैं। उन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाकर नई जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये नियुक्तियां करके काफी खुशी हो रही है। बयान में कहा गया है कि ये नियुक्तियां जिस तारीख से संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे तब से प्रभारी होगी। बता दें कि रघुवर दास फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वह साल 2014 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और झारखंड के काफी प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह से इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से हैं और बीजेपी के आला नेता हैं। बता दें कि रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं और झारखंड के बीजेपी के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस याचिका का विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने इसी के साथ अश्विनी उपाध्याय से यह भी कहा है कि आप यह मांग संसद या सरकार से कर सकते हैं, ना कि कोर्ट से। इस तरह की मांग को अदालत कैसे मंजूरी दे सकती है? आप अपनी याचिका वापस लें। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों की तरह राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का समान अधिकार मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आप इस मामले में पीआईएल कैसे दाखिल कर सकते हैं? उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि याचिका में सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। इसके बाद अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे को इस प्रकार समझा जा सकता है कि कालकाजी मंदिर का नियंत्रण सरकार के पास है लेकिन जामा मस्जिद नहीं। यही मूल मुद्दा है। हालांकि जब मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली। देश भर में मंदिरों से सरकार नियंत्रण खत्म करने की मांग हो रही है। पिछले दिनों जयपुर में इस बात एक पंचायत भी आयोजित की गई थी। इसमें बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया था। वकील अश्विनी उपाध्याय ने पूरे मामले में कहा था कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण धार्मिक भावना के साथ भेदभाव है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को मंदिरों से अपना नियंत्रण खत्म कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आज गुरुवार को मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है। सूची के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष एंड्रयू लाल रेमकिया को आइजोल नॉर्थ 3 निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। वनलाल माविया वन छावंग आइजोल पश्चिम 1 से चुनाव लड़ेंगे। जोसेफ बिया के धली मां को आइजोल पश्चिम 3 और लाल नगय हवामा पचुआऊ को आइजोल दक्षिण 1 से मौका दिया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों को अपनी दूसरी सूची जारी की थी। सूची के अनुसार 1 वान हमिंग थांगा तुरी रियल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आर लाल थंगलियाना को कोला साहिब निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। जूडी जोहिंग मिंगालियानी तुईवावल क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। उधर कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। सोमवार को पार्टी द्वारा घोषित 39 उम्मीदवारों की पहली सूची में कांग्रेस ने आइजवाल पूर्व 1 निर्वाचन क्षेत्र से लाल सांगलुरा राल्टे को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जोरमथांगा के पास है।
बता दें कि 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा ने मिजो नेशनल फ्रंट ने 2018 के चुनाव में विजयी होने के लिए 37.8% वोट शेयर के साथ 26 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 1 सीट पर जीत हुई। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने अपने फोन भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में खुद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जानकारी दी है। उन्होंने यह तक बता दिया है कि गूगल का पहला मेक इन इंडिया कब तक लॉन्च हो जाएगा। एप्पल के बाद गूगल की इस प्लानिंग के साथ भारत दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ने की तैयारियों में जुट गया है। इसका कारण है कि जब गूगल आएगा तो भारत में स्मार्टफोन मार्केट में हिस्सेदारी रखने की त्रिकोणीय हो जाएगा, जिसमें एप्पल, सैमसंग के बाद गूगल का नाम होगा। भारत में प्रोडक्शन यूनिट खुलेगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। सुंदर पिचाई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि भारत में लोकल लेवल पिक्सल स्मार्टफोन का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। उन्होंने अपनी प्लानिंग के बारे में आगे कहा कि पहला डिवाइस साल 2024 में लॉन्च होगा। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल ग्रोथ को देखकर सभी लोग हैरान हैं, हम भी ग्रोथ में भागीदार बनना पसंद करेंगे। उन्होंने इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद भी किया। एप्पल और गूगल के बीच साल 2024 में बड़ी टक्कर शुरू हो जाएगी। गूगल के पिक्सल की लड़ाई आईफोन के साथ है। दोनों के लॉन्च इवेंट भी आसपास भी होते हैं। ऐसे में गूगल और एप्पल के बीच भारत में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों इंडिया की मार्केट में हिस्सेदारी हासिल करने की होड़ में होंगे। जिस तरह से एप्पल ने भारत में अपने कदम रखे हैं, वैसे ही गूगल भी अपनी एंट्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से लव जिहाद का एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था और फिर प्यार के जाल में फंसाकर सुलभ शौचालय में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत करता था। इसके लिए आरोपी शौचालय में तैनात कर्मचारियों को 200 रुपए एंट्री फीस भी देता था। आरोपी ने बुधवार को भी यही हरकत की, लेकिन इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिल गई। इससे हंगामा हो गया। इसी बीच आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। बजरंग दल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की से पूछताछ और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में जनता क्वार्टर का है। आरोपी ने जनता क्वार्टर के पास स्थित सरकारी सुलभ शौचालय में ही इन वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस उक्त शौचालय के कर्मचारियों की आरोपी साहिल के साथ दोस्ती थी। वहीं साहिल क्षेत्र में हिंदू नाम और पहचान के साथ घूमता था और हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी साहिल अक्सर किसी न किसी लड़कों को फंसा कर लाता था और सुलभ शौचालय के कर्मचारी उससे 200 रुपए लेकर शौचालय उपलब्ध कराते थे। रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं के मुताबिक उन्हें बुधवार की देर रात सूचना मिली कि वह एक और लड़की को लेकर शौचालय में आया है। इस सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। यहां पर जब विकलांग टॉयलेट का गेट खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। अंदर झांककर देखा गया तो उसमें आरोपी युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में था। काफी देर गेट खटखटाने के बाद आरोपी ने जब गेट खोला तो उनसे पूछताछ की गई। इसमें आरोपी ने अपना हिंदू नाम बताया, लेकिन जब उसके आधार कार्ड मांगा गया तो वह भागने लगा। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद आरोपी ने अपनी असली पहचान तारिक के रूप में बताई, लेकिन इसी बीच शौचालय का कर्मचारी और आरोपी भागने में सफल हो गए। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बजरंग दल के मालवा प्रांत के अखाड़ा प्रमुख तनु शर्मा का कहना है कि जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू युवतियों को बरगलाकर उनसे यौन शोषण कर रहे हैं, इस संबंध में जल्द ही हिंदू समाज के लोग कलेक्टर सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।